ये मिस्टर शान ने कमेंट किया कि सर मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इसका कोई इलाज है? आ, अच्छा मिस्टर शान भाई, अभी आपको इसका जवाब मिल जाएगा इस वीडियो में। तो पहले तो जिनको जल्दी है, जो थोड़ी सी वीडियो देखना चाहते हैं, सिर्फ यस नो में जवाब चाहते ज़्यादातर लोग होते हैं, तो बिल्कुल इसका इलाज कुछ का है कुछ का नहीं है। मतलब 90% का इलाज नहीं है, 10% का है। और 10% में कौन आते हैं वो अभी आप इस वीडियो में आपको आगे बताऊँगा। तो ये बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इस पे परसों मैंने डॉक्टर साहब की वीडियो देखी जिन्होंने अपना तो सारा कलर किया हुआ था और लोगों को बता रहा था कि इसकी दवाई ले तो इससे बच जाएंगे। फिर कल एक और वीडियो मेरी नज़रों से गुजरी जो होम्योपैथिक डॉक्टर है, जिसके अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है, वो भी कोई मेडिसिन बता रहा था। और लेकिन इसमें अब देखो, हर बंदे की नॉलेज लिमिटेड होती है, ठीक है, हमारी भी लिमिटेड है, सबकी लिमिटेड होती है। लेकिन जहाँ तक अब मैं आपको ये वीडियो में पूरा थोड़ा सा डिटेल देना चाहता हूँ कि ग्रेइंग ऑफ हेयर या बालों का सफ़ेद होना, नॉर्मल एज उसकी क्या है और अर्ली एज क्या है, मतलब प्री मेच्योर ग्रेइंग हेयर क्या है और नॉर्मली ग्रेइंग हेयर क्या है। अब तीन किस्म के ओरिजिन होते हैं हम लोगों के। एक होते हैं कॉकेशियंस, जो यूरोपियन लोग होते हैं, जो गोरे लोग होते हैं। एक होते हैं हम एशियंस, जो ये एशिया के लोग हैं, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, थाईलैंड, नेपाल और ये सारी जितनी भी एशियाज़ में आती है, ठीक है। एक होते अफ्रीकन ब्लैक अमेरिकन जो है, या अफ्रीकन अमेरिकन जो है, और एक वो काकेशियन वाइट अमेरिकन जो है। तो ये तीन किस्म के ओरिजिन होते हैं। अब इनके लिए अलग अलग एज है। जिनके नॉर्मल ग्रेइंग एज होती है वो 30 साल पे तकरीबन, जो काकेशियंस होते हैं उनके तकरीबन 30 साल की उम्र में उनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो वो नॉर्मल है, उसको प्री मेच्योर ग्रे हेयर नहीं, वो नॉर्मल है। एशिया जो है वो तकरीबन 35 ईयर की एज में, उनके आसपास में 2-3 साल ऊपर नीचे करके उनकी नॉर्मल ग्रेइंग शुरू हो जाती है। जिस तरह देखो मैं 34 का हो गया हूँ तो ये शुरू हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल है। इस साइड बर्न्स ये यहाँ से। जो अमेरिकन अफ्रीकन है, जो ब्लैक अफ्रीकन है या ब्लैक अमेरिकन है, उनकी 40 ईयर से शुरू होती है ग्रेइंग। तो ये तीन एजेस में नॉर्मल है। अब प्रीमेच्योर ग्रेइंग हेयर क्या है? अब प्रीमेच्योर है ग्रेइंग हेयर जो है, जो भी अगर कॉकेशियन जो है, जो यूरोपियन वाइट पीपल है, अगर उनकी 20 साल से पहले बाल सफ़ेद होना शुरू, तो उसको प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग कहते हैं। मतलब अपनी नॉर्मल एज से 10 साल पहले के एज में, अगर आप उनकी 30 नॉर्मल पे है तो 20 से कम, तो 10 साल का डिफरेंस हो गया। तो अगर एशियन के 25 ईयर से कम पे शुरू होना आते हैं वाइट होना, तो वो प्रीमेच्योर ग्रेइंग हेयर है। और अगर अमेरिकन ब्लैक अमेरिकन या ब्लैक अफ्रीकन अगर वो है, तो वो 30 साल से पहले। अब ये मैं थोड़ी सी डिटेल में जाऊंगा ताकि वो सब डॉक्टरों को भी पता चले और आम बंदों को भी। तो आम बंदों को तो ये ज़्यादा वर्डिंग समझ नहीं आएंगी, लेकिन ये स्पेशली डॉक्टरों के लिए, ठीक है, जो ये वीडियो कुछ बनाते और मिस इन्फॉर्मेशन पे लाते, या उनको ख़ुद भी वो खान साहब की तरह कुछ डॉक्टर होते हैं जो सिर्फ MBBS होते हैं, फिर इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। क्योंकि जो कंसल्टेंट, जो हम बार बार डिग्री का कहते हैं, जो एक बंदा प्लास्टिक सर्जरी में 5 साल गुजारता है, जो एक डर्माटोलॉजी में पूरे 5 साल गुजारता है, फिर उसके एग्ज़ाम देता है, फिर होता है, तो उसमें और एक उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर जिस तरह होम्योपैथिक है, वो तो उनके पास तो हर मर्ज़ का इलाज है, और शायद उन्होंने अभी आजकल कोई मौत का भी नुस्खा निकाला हो, तो वो तो एक अलग चीज़ है ना। लेकिन 4 कलर होते हैं बेसिकली हमारे पास। एक होता है ब्लैक, ब्राउन, ब्लॉन्ड और रेड, 4 कलर होते हैं। तो ये मेलानोसाइट से आते हैं। हेयर फॉलिकल में फिर ये 4 के पिगमेंट पाए जाते हैं। उसमें जो मेन 2 रहते हैं वो यू मेलानिन होता है और फ्यू मेलानिन होता है, ठीक है। अब यू मेलानिन जो होता है, जिनमें होता है, उन लोगों में कलर ब्लैक और ब्राउन आता है, और जिन लोगों में फ्यू मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है उनमें आता है ब्लॉन्ड और रेड, जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है, ठीक है। अब इसके बाद इसका सारा दारोमदार pH लेवल पे होता है। pH एक फिगर है जो आपको एसिडिटी और अल्कलिनिटी जो बताता है कि इसमें इतनी एसिडिटी है, इतनी अल्कलिनिटी, तो उसको pH कहते हैं। तो जब pH लेवल डिक्रीज़ होता है तो आपकी टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है वो डिक्रीज़ होती है, और फिर इसी तरह आपकी ये फ्यूमेलानिन प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है, जिसमें आपको ब्लॉन्ड और रेड कलर मिलता है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ में है, जिसमें वो कहते हैं कि इनमें सन एक्सपोजर कम होता है या सन की इंटेंसिटी उतनी नहीं होती, जिसमें वो उसमें कन्वर्जन हो, pH लेवल इंक्रीज़ करे, तो उसमें वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, इसलिए उनका कलर वो होता है। फिर यही पिगमेंटेशन स्किन में भी होती है और बालों में भी होती है। तो बालों और स्किन में फिर जो डिफरेंस है, तो बालों में 5 केराटिनोसाइट होते हैं और स्किन में जो होते हैं 36 केराटिनोसाइट होते हैं।
बालों में जो हेयर बल्ब में जो ये मेलानिन हेयर फॉलिकल मेलानिन यूनिट होता है और स्किन में एपिडर्मल मेलानिन यूनिट होता है, ठीक है। तो ये इसमें 5 होते हैं और उसमें 36 होते हैं। तो उसमें बालों में जो होता है आपके जो हेयर साइकिल होते हैं, इसके साथ होता है एनेजन, टेलोजन, केटेजन, इसके साथ ये एक्टिविटी ऊपर नीचे जाती है और इसमें ये पियर शेप जो नशपाती है उस शेप में ये यूनिट पड़ा होता है। जो स्किन में होता है उसमें 36 केराटिनोसाइट होते हैं और उस 36 में केराटिनोसाइट को उसको कहते हैं एपिडर्मल मेलानिन यूनिट। फिर जो ग्रेइंग हेयर होते हैं या बालों का सफ़ेद होना होता है, तो वही पियर शेप जो है, नशपाती शेप जो है वो राउंडेड शेप में हो जाता है और मेलानिन कम प्रोड्यूस करना शुरू करता है, तो वो फिर ग्रे हेयर करता है। और उसकी वजूहात जो है वो काजेज़ इसकी जो है, जो इसकी वजूहात होती है वो या तो जेनेटिक्स होते हैं, जीन्स होते हैं या इन्वायरमेंटल होते हैं, ठीक है। अब इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें थी वो भी मैं बताता हूँ। अब जीन्स में ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है या जो डिसऑर्डर सिंड्रोम्स होते हैं जो वक्त से पहले बूढ़ा करते हैं, जिस तरह प्रोजेरिया हो गया, पेंजीरिया हो गया, उसमें आपका एक्चुअल जो डीएनए जो रिपेयर करता है वो डीएनए डिफेक्टिव होता है रिपेयर उसकी, ठीक है। तो वो होता है। फिर इसमें एटोपिक डायस्थीसिस आता है, ऑटोइम्यून अदर और डिजीज़ आते हैं इसमें। फिर इसमें जो आजकल जो रिसेंट स्टडी टर्की में हुई है वो कहते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से है। फिर इंडिया में हुई वो भी कह रहे हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या चीज़ है, वो ये है कि आपकी बॉडी जो है फ्री रेडिकल ज़्यादा बनाती है और उसको उसके पास आपकी बॉडी के पास एंटीऑक्सीडेंट नहीं होते जो फ्री रेडिकल्स को बॉडी से इखराज करती है, जो उसको बॉडी से निकालती है। तो वो एंटीऑक्सीडेंट की कमी होती है और फ्री रेडिकल ज़्यादा बनते हैं, तो उसकी वजह से भी मतलब मेन वो कहते हैं कि उसकी वजह से ग्रेइंग ऑफ हेयर्स होती है। वो एज के साथ भी हो सकती है, प्री मेच्योर एज में भी हो सकती है। फिर कुछ जो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है जो रिवर्सिबल होती है वो होती है विटामिन बी 12 होती है, कॉपर होती है, जिंक होती है, आयरन लेवल होते हैं, थायराइड लेवल होते हैं, विटामिन D3 लेवल होते हैं। वो फिर इन्वेस्टिगेट करना होता है और इन्वेस्टिगेशन में हम यूजुअली उनको विटामिन बी 12 सीरम लिखते हैं, सीरम फेरेटिन लेवल लिखते हैं और सीरम विटामिन D3 लिखते हैं। फिर अगर वो और थायराइड लेवल, सीरम थायराइड लेवल वो करते हैं। अगर उनमें से हमें कोई प्री मेच्योर ग्रेइंग हेयर के साथ आए, मतलब जिसके वक्त से पहले बाल सफ़ेद हुए हों, तो उनको हम ये टेस्ट लिख के देते। अगर इन टेस्टों में उनका कोई 19-20 का फ़र्क आता है या डिरेंज होते तो फिर हम उनको रिप्लेस करने के लिए वो करते हैं। थायराइड वाले तो यूजुअली हम ईएनटी को बेचते हैं या जनरल सर्जन भी मैनेज करते हैं, लेकिन हम प्रेफर मैं ख़ुद ईएनटी वाले को करता हूँ, तो मैं ईएनटी को बेचता हूँ। फिर हमें पता होता है कि कौन सा बंदा किस चीज़ में सर्जरीज़ में ज़्यादा काम कर रहा है तो उनको बेचते हैं, तो फिर वो मेडिसिन वो भी हमें हमारी हेल्प करते हैं। बाकी विटामिन बी 12 और विटामिन D3 और सीरम फेरेटिन इसको भी हम देखते हैं। तो ये रिवर्सिबल वजह होती है और ज़्यादातर इरिवर्सिबल होती है। फिर बात आती है कि अच्छा ये पार्ट 4 है और उम्मीद है इसी में मैं वाइंड अप कर लूँगा। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में जो आता है, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर काज करते ग्रेइंग ऑफ हेयर को, उसमें आता है आपका इमोशनल स्ट्रेस भी आती है, पोल्यूशन भी आती है, आपका अल्कोहल कंजम्पशन भी आ सकती है, स्मोकिंग जो है वो भी एक रीज़न बताया गया है स्टडीज़ में। फिर जो कीमोथेरेपी की कुछ ड्रग्स है, जो कैंसर वाली मरीज़ों को ड्रग्स मिलते हैं कोई, वो उसमें भी कुछ ड्रग्स है वो भी काज करती है कुछ। फिर एंटी मलेरियल जो ड्रग्स है जो मलेरिया के लिए यूज़ होती है, उन लोगों में भी ये ज़्यादा पाया जाता है। इसकी अब जो फिर मैनेजमेंट होती है तो डेफिनेटली वो पहले जिस तरह पिछले पार्ट में मैंने कहा कि वो कुछ टेस्ट हम करते हैं, विटामिन बी 3 सीरम विटामिन बी 3, विटामिन D3 विटामिन बी 12 और विटामिन D3 और सीरम फेरेटिन और थायराइड लेवल्स ये करते हैं, फिर उसके हिसाब से मैनेज करते हो, पहली वीडियो में रहता है। अब इसकी जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट इसको तो ये है कि अगर ये कोई न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है, प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन में जिस तरह होता है, या अगर क्रोनिक डिजीज़ है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा बॉडी से निकल रहा होता है और बनाता इतनी नहीं है, या इनटेक इतनी नहीं है, वो चीज़ें आपने करनी है रूट काज। मतलब अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन प्रोवाइड करना है, अगर विटामिन बी 12 कम है तो वो देना है, विटामिन D3 कम है तो वो देना है, सीरम आयरन कम है तो आयरन मेडिसिन देनी है, थायराइड कम है तो थायराइड को मैनेज करना है।
और फिर जो इसका इससे ज़्यादातर कुछ प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे नहीं, तो फिर आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ें बचती है। जिस तरह पहले में मैंने वीडियो में कहा कि जिसके पास अगर टाइम नहीं है, ना नहीं देख सकती पूरी वीडियो, तो उसको लिए है कि इलाज इसका नहीं है। तो बात फिर वही आ जाती है कि उसका कोई ऐसा फिर इलाज नहीं है इसके अलावा जी, कुछ रिवर्सिबल है, जो इर्रिवर्सिबल उसका नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो हम सब करते हैं, तो उस बालों को निकालते हैं, प्लगिंग जिसको कहते हैं, और या कोई डाई दे सकते हैं बालों को कलर। डाई में फिर दो डाई आती हैं, एक परमानेंट डाई होती है, एक टेम्प्ररी होती है। टेम्प्ररी हम रिकमेंड करते हैं, परमानेंट हम नहीं करते। परमानेंट इसलिए नहीं करते कि वो परमानेंट आपके हेयर जो शेफ्ट है उस पर लगा होता है, तो वो हेयर शेफ्ट को डैमेज कर सकता है, तो आपके जो थोड़े बहुत ग्रे बाल है उसको भी वो साथ उड़ा सकता है, ठीक है। तो टेम्पररी यूजुअली अच्छा होता है। और टेम्पररी में फिर सिंथेटिक आते हैं जो फार्मा में बनते हैं, कुछ ये मेहंदी हो जो नेचुरल होती है वो भी लोग यूज़ करते हैं, तो इसमें ऐसी चीज़ नहीं है। अब फिर मैं वो कह रहा हूँ कि सब बंदों की नॉलेज लिमिटेड होती है, मेरी भी लिमिटेड है, लेकिन हम कोशिश पूरी करते हैं कि अब लोगों को सिर्फ सब्ज़ बागात ना दिखाए, अच्छी वीडियो उनको एजुकेट करें, उनको चीज़ें बताएं। फिर कल रात मुझे किसी और एक सेलिब्रिटी किस्म की डॉक्टर है, वो उनकी वीडियो भेजी, तो वो आपस में हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर फॉल को कंफ्यूज कर रही है, लोगों को बता रही है, उनके कितने फॉलोअर्स है वो बता रही। तो अगर आप चाहते फिर हम उस पर भी देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़।